हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए प्यारा प्यारा सा नोट्स, जी हाँ, हाथों से लिखा हुआ आपके डिमांड के अनुसार मेरे प्यारे बच्चों लेके आए हैं। अब आपको कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। जी हाँ, पूरा पूरा हाथ से लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों नोट्स है। हर एक टॉपिक को मैं यहाँ पे समझाता हुआ चलूंगा, क्लियर करता हुआ चलूंगा। क्लास 9th वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और हाँ, कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, कहीं ना समझ में आए। इतने दिन से वीडियो नहीं मिल पा रही थी, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, माफी चाहते हैं। लेकिन अब जल्द ही 2-3 महीने के अंदर, पूरा पूरा आपके 2 महीने के अंदर क्लास 9th का सिलेबस हम आपका एनसीईआरटी खत्म कर देंगे। एनसीईआरटी क्लास 9th का मेरे प्यारे चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। और ऐसे वीडियो पाना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, यहाँ पे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों इसके पहले बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके थे, जैसे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु क्या होता है, हर एक चीज हमने पढ़ चुका था मेरे प्यारे, जो परमाणु का आकार। और अब हम लोग जानेंगे परमाणु का भार या द्रव्यमान भार। परमाणु भार या द्रव्यमान भार क्या होता है, जिसको कहते हैं अटॉमिक वेट और अटॉमिक मास। इसको हम अटॉमिक वेट या फिर अटॉमिक मास के नाम से जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, क्लास 9th में है तो आप प्यारा सा नोट्स बनाइए। क्लास 10th का तो अभी बोर्ड एग्जाम चल रहा है, लेकिन क्लास 9th का हम जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चों कवर करते हुए आपका सिलेबस खत्म कर देंगे कुछ दिनों में, ठीक है ना। तो परमाणु भार या द्रव्यमान भार आपका क्या होता है, तो किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है, ठीक है। देखिएगा, ये तो बुक का है, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग परिभाषा है, लेकिन ये आपको ये परिभाषा याद नहीं करनी। देखिए, मैं आपको दो परिभाषा दूंगा, एक आपके बुक के अनुसार, एक अपना वाला। तो अपना वाला क्या है, सीधा आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चों। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहते हैं, यानी जो नाभिक होता है। मान लीजिए ये मेरे प्यारे बच्चों कोई भी न्यूक्लियस है, क्या है, कोई भी न्यूक्लियस है। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 होता है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। नाभिक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए यहाँ पे क्या दिया है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। या फिर द्रव्यमान संख्या आप बोलिए या परमाणु संख्या बोलिए। जो इसमें जो नाभिक होता है इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं न्यूट्रॉन और क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन। और जब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन करेंगे तो आपका क्या आएगा, वो आएगा परमाणु भार आएगा। क्या आएगा, परमाणु भार आएगा। तो इसका एक सूत्र बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या बन जाएगा, परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु भार को हम लोग किससे दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं। जेड बराबर क्या हो जाएगा, पी प्लस एन हो जाएगा, जहां पे पी क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, एन क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों आपका परमाणु क्रमांक। ये परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो परमाणु के कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी जो परमाणु की कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो संख्या होती है उसी क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक की खोज सन 1913 में मोजले नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो परमाणु के कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी की परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी जो ये इलेक्ट्रॉन है, देखिए, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और इसी को संख्या को हम लोग क्या कह देते हैं, परमाणु क्रमांक कह देते हैं। परमाणु के क्रमांक की खोज किसने किया था, 1913 ईस्वी में मोजले नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसकी खोज किया था मेरे प्यारे बच्चों, परमाणु क्रमांक की, यानी कि एटॉमिक मास की खोज किया था। परमाणु क्रमांक बराबर होता है क्या, तो परमाणु क्रमांक बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या फिर जो क्लास होती है कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहते हैं। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों मास नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर हो जाएगा, मिस्टेक होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, ओके। अब मेरे प्यारे बच्चों आपका प्यारा से हेडिंग आती है अणु, यानी कि मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल क्या होती है, अणु क्या होता है, तो द्रव्य के वे सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अपक्रिया में अपघटित हुए भाग लेते हैं तथा स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं,
अणु कहलाते हैं। तो मॉलिक्यूल या फिर अणु क्या होते हैं? तो द्रव्य के वे सूक्ष्मतम कण, द्रव्य के वे सूक्ष्मतम कण यानी बहुत ही सूक्ष्म कण है, जो रासायनिक अपक्रिया में क्या होते हैं? अपघटित हुए भाग लेते हैं, यानी कि वो अपघटित यानी कि टूट कर भाग लेते हैं तथा स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, यानी कि यह अकेले क्या हो सकते हैं मेरे प्यारे? रह सकते हैं। उसे हम लोग अणु कहते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल कहते हैं। और मॉलिक्यूल मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है समपरमाणु अणु और दूसरा होता है विषम परमाणु अणु। समपरमाणु अणु को होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं और विषम परमाणु अणु को हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो सबसे मेरे प्यारे बच्चों पहला आता है समपरमाणु अणु। आपका ये समपरमाणु अणु यानी कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? ऐसे अणु जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं उसे समपरमाणुक अणु कहते हैं या फिर उसे कहलाते हैं। ऐसे अणु जो एक ही प्रकार के, कितने मेरे प्यारे बच्चों? बस केवल अकेला अकेला एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है उसे हम लोग समपरमाणुक अणु कहते हैं। तथा अणु में उपस्थित जो परमाणु की संख्या होती है अणु की क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों? परमाणुकता कहलाती है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे एक तरफ अणु है, दूसरी तरफ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? परमाणुकता है। ये हमारा अणु है, ये क्या है? परमाणुकता है। देखिएगा इसमें ये बोला है ऐसे अणु जो एक ही प्रकार के, यानी जो सल्फर है ये हमारा एक ही परमाणु के हैं। और देखिए 8 ही सल्फर हैं इसमें। ऑक्सीजन कितने, फास्फोरस कितने? 4 ही हैं। ऑक्सीजन कितने? 3 ही हैं। तो ये सब हमारे क्या होते हैं मेरे प्यारे जो समपरमाणुक अणु हैं। और देखिए इसमें परमाणुकता क्या, जितने इसमें अणु उपस्थित हुए वही परमाणुकता है, यानी कि सल्फर कितने? 8 हैं तो परमाणुकता 8 हुई। फास्फोरस कितने? 4 हैं तो इसकी परमाणुकता मेरे प्यारे बच्चों 4 हुई। ऑक्सीजन कितने? 3 हैं तो इसकी परमाणुकता 3 हुई। इसमें ऑक्सीजन कितने? 2 हैं तो इसकी परमाणुकता 2 हुई। इसमें हाइड्रोजन कितने? 2 हैं तो इसकी परमाणुकता मेरे प्यारे बच्चों 2 हुई। ठीक है, यानी जितने सल्फर उतनी परमाणुकता, लेकिन अकेला रहेगा। यदि फास्फोरस है तो फास्फोर यानी चोर है तो सभी के सभी चोर ही रहेंगे। यदि सभी पुलिस है तो सभी पुलिस ही रहेंगे। ओके, तो जितने यहाँ पे अणु रहेंगे उसकी वहीं पे परमाणुकता हो जाएगी। अगला है मेरे प्यारे बच्चों विषम परमाणु अणु। सम परमाणु बात क्या आता है आपका? विषम परमाणु अणु क्या होता है? ऐसे अणु जो भिन्न प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं उसे हम लोग विषम परमाणु अणु कहते हैं। ऐसे अणु जो भिन्न प्रकार के यानी कि अलग अलग परमाणुओं से क्या होते हैं? निर्मित होते हैं, उसे हम लोग विषम परमाणु अणु कहते हैं। तथा उस अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या अणु की क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। यानी कि जो इसमें हमारे अणु उपस्थित होंगे उसी को क्या कहते हैं? जो परमाणु संख्या होगी उसी क्या करते हैं? अणु की परमाणुकता। जैसे कि देखिए आपके ये HCl है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक है। तो हाइड्रोजन अकेला, क्लोरीन अकेला, यानी कितने हुए? 2 हुए। तो कितने इसमें अणु हैं? 2 हैं। तो ये हमारी इसकी परमाणुकता कितनी? 2 हो गई। अब यहाँ पे 5 कैसे? कैल्शियम कितना? 1 है। कार्बन कितना? 1, यानी कि 1 1 2। ऑक्सीजन कितने? 3। तो 2 3 5, तो इसकी परमाणुकता कितने में होगी मेरे प्यारे बच्चों? 5 हो गई। यहाँ पे H2SO4, हाइड्रोजन कितने? 2, सल्फर 1, यानी कि 2 1 3, और ऑक्सीजन कितने? 4, और 4 3 7, यानी परमाणुकता कितनी? 7 हो गई। HNO3, हाइड्रोजन कितना? 1, नाइट्रोजन कितना? 2, ऑक्सीजन कितने? 3, और 3 2 5, तो इसकी परमाणुकता मेरे प्यारे बच्चों 5 हो गई। यहाँ पे CaO है यानी कैल्शियम कितना? 1, ऑक्सीजन कितना? 1, यानी कि 1 1 कितना हो गया? 2 हो गया। CO2, कार्बन कितना? 1, ऑक्सीजन कितना? 2, कार्बन और ऑक्सीजन कितना? 3 हो गया। इसकी परमाणुकता कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों? 3 हो गई। ओके, अब आता है यहाँ पे आयनन। आयनन मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं? ये आयनन होता क्या है? या फिर आयन, आयन हमारा क्या होता है? तो आयन वे परमाणु या परमाणुओं के समूह हैं जिन पर कम से कम एक स्वतंत्र आवेश जरूर उपस्थित होता है। यानी कोई ना कोई एक आवेश मेरे प्यारे बच्चों इस पे जरूर उपस्थित होता है। ठीक ना, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कोई ना कोई आयन जरूर होगा। तो आयन वे परमाणु या परमाणुओं के समूह हैं। आयन वे परमाणु या परमाणु क्या समूह है? एक ग्रुप है जिस पर कोई एक स्वतंत्र आवेश जरूर होगा, वो चाहे धन आयन हो या फिर ऋण आयन हो। ठीक है ना, इसका आकार अपने मूल परमाणु के समांतर छोटा होता है या फिर क्या होता है? बड़ा होता है। जो धन, देखिए हमारा 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आयन होता है, एक क्या होता है? ऋण आयन होता है। तो जो आपका धनायन होता है वो अलग है और ऋणायन अलग है। अब आयनन की बात करेंगे तो आयनन का आकार अपने मूल परमाणुओं से या तो छोटा होगा
या तो क्या होगा, बड़ा होगा, दोनों में से क्या होगा, एक होगा। अब आता है आयनन के प्रकार। तो आयनन मेरे प्यारे बच्चों देखिए तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या होता है, धनायन होता है, दूसरा क्या होता है, ऋण आयन होता है। तो आयन कितने प्रकार के, टू टाइप ऑफ आयंस। फर्स्ट धनायन और दूसरा ऋणायन, यानी कि एनोड एंड कैथोड। तो धनायन और ऋणायन क्या होता है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं धनायन। ये धनायन क्या होता है, तो धन आयन का निर्माण परमाणु या परमाणुओं को समूह से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के कारण होता है। जब धनायन का निर्माण कैसे होता है, जब परमाणु या परमाणु के समूह से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, निकल जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोडियम है, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया, त्याग किया, तो हमारा क्या हो गया, धनायन हो गया। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसलिए क्या हो गया, Mg++ हो गया। तो धन आयन क्या होता है, धन आयन का निर्माण परमाणु या परमाणु समूह से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को निकल जाने के कारण होता है, ठीक है ना। इसका आकार सदैव अपने मूल परमाणु की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। क्यों, क्योंकि यह मेरे प्यारे बच्चों जब इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो जाहिर सी बात है इसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसलिए धनायन के जो मूल परमाणु जो आकार होगा अपने पहले वाले परमाणु से क्या होता है, छोटा होता है। कब, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों ऋणायन। ऋणायन क्या होता है देख लेते हैं। तो ऋणायन का निर्माण किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के कारण होता है। ऋणायन का निर्माण कब होता है, ऋणायन का निर्माण तब होता है जब परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर ले। जैसे कि आप किसी को दान दे रहे हैं, 1 रुपए निकाल के दे दिए, या आपके घर वाले 1 रुपए निकाल के दे दिए, तो धनायन हो गया, धनी है। ऋण ऋण यानी कर्ज कौन लेता है, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो हमारा जब परमाणु या परमाणु का समूह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, यानी कि कहीं ना कहीं ब्याज लेता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं। उदाहरण के लिए क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया तो क्लोरीन आयन लग गया, यानी क्लोरीन क्या हो गया, ऋणायन हो गया। और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, इसलिए क्या हो गया आपके मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे डबल, यहाँ पे आयन लग गया, कैटायन, ठीक है ना। इसका जो आकार होता है सदैव अपने मूल परमाणु क्या होता है, अपेक्षा बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का पहले छोटा था, जब वह एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो जाहिर सी बात है वो बड़ा हो गया। मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन इतना है, अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, मान लो इतने इलेक्ट्रॉन है ना। अब यह एक बाहर से और ले लिया तो इसको अलग कक्षा चाहिए, तो जाहिर सी बात है इसका बड़ा होगा नहीं, पहले तो इतना था अब इतना बड़ा हो गया। तो इसीलिए इसका जो आकार होता है ऋणायन का, हमेशा अपने मूल परमाणु से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों आता है संयोजकता, यानी कि वैलेंसी। ये संयोजकता वैलेंसी क्या होती है, तो इसको देखते हैं। वैलेंसी शब्द वैलेंटिया से लिया गया है। वैलेंसी शब्द कहाँ से लिया गया है, वैलेंसी शब्द ग्रीक शब्द के वैलेंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ कंबाइनिंग पावर होता है, यानी कि बांधने की क्षमता या फिर कैपेसिटी होती है, तथा इसका हिंदी अर्थ संयोजन क्षमता होता है। यानी संयोजकता का जो हिंदी अर्थ क्या होता है, संयोजन क्षमता होता है। अर्थात तत्वों के परमाणुओं के संयोग करने की क्षमता को ही संयोजन क्षमता कहते हैं। सन 1808 में डाल्टन ने परमाणु की खोज की और परमाणु सिद्धांत में बताया कि तत्वों के परमाणुओं के संयोग से यौगिक अणु बनते हैं। सबसे पहले हमारे परमाणु की खोज किसने किया था, परमाणु की खोज सन 1808 ईस्वी में किसने किया था, डाल्टन ने किया था। और परमाणु सिद्धांत बताया कि जो तत्व परमाणु के संयोग से क्या बनते हैं, हमारे यौगिक अणु बनती हैं। ओके, तो संयोजकता याद रखना, तत्व परमाणु संयोग करने की क्षमता को ही संयोजन क्षमता कहते हैं। 1812 ईस्वी में फ्रैंकलैंड ने संयोजन क्षमता को पूर्ण अंक में दर्शाने के लिए संयोजकता शब्द का प्रयोग किया। तो संयोजकता शब्द का प्रयोग किसने किया था, अगर एग्जाम में बन गया प्रश्न बता दीजिए। सन 1812 ईस्वी में फ्रैंकलैंड ने संयोजन क्षमता को पूर्ण अंक दर्शाने के लिए संयोजकता शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। फिर 1852 में फ्रैंकलैंड ने संयोजन क्षमता को पूर्ण अंक में दर्शाने के लिए संयोजन क्षमता का प्रयोग किया था। अब आती है आयनों की संयोजकता। तो आयनों की संयोजकता उन पर उपस्थित आवेशों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। यानी जो आयनों की संयोजकता होती है वो हमेशा और हमेशा उन पर जो उपस्थित आवेशों की संख्या होती है
उसके ही आयनिक संयोजकता मेरे प्यारे बच्चों हमेशा और हमेशा बराबर होती है। फिर मेरे प्यारे बच्चों आती है परिवर्तित संयोजकता। ये परिवर्तित संयोजकता क्या होती है? तो कुछ तत्व एक से अधिक प्रकार की संयोजकता दर्शाते हैं, जैसे आयरन 2 तथा 3 होता है, यानी जो आयरन होता है इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2 भी होती है और 3 भी होती है। मरकरी की 1 भी होती है या फिर 2 हो सकती है, यानी दोनों में से कोई एक होगा। तो देखिए परिवर्तित संयोजकता क्या होगी? जब किसी भी तत्व की संयोजकता एक या एक से अधिक यानी कि बदलती रहती है, जैसे कि देखिए आयरन की +2 और +3, मरकरी की +1 +2 यानी कुछ भी हो सकती है। तो ये सब क्या होते हैं? परिवर्तित संयोजकता, यानी कि जब समान तत्व एक से अधिक संयोजकता होती है तो उसे परिवर्तित संयोजकता कहते हैं। जब एक ही समान तत्व की संयोजकता एक से अधिक होती है, यानी कि एक तो है पहले से ही और एक और हो जाए, तो उसी को मेरे प्यारे बच्चों क्या कर देते हैं? परिवर्तित संयोजकता कह देते हैं। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों परमाणु यहाँ जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही आपके क्लास 10th 12th और 11th में भी काम आएगा। तो 9th आप लोग अच्छे से पढ़िए, नोट्स अच्छे से बनाइए। पूरा मैं नोट्स मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट करवा दूंगा। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों के तीनों आपको टेंशन नहीं लेना है। और ऐसी वीडियो पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।